द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ जर्मनी के शहर हैम्बर्ग से शरीक गुफ्तगू हैं अभिषेक मिश्रा जी। मिश्रा जी लॉ के प्रोफेसर हैं और लॉ की प्रैक्टिस भी करते रहे हैं। ये 1 अक्टूबर 1980 को बनारस में पैदा हुए और इन्होंने न सिर्फ इंडिया में तालीम हासिल की बल्कि सिंगापुर और जर्मनी में भी तालीम हासिल की। तो मैं इन्हीं से कहूंगा कि ब्रीफली जो है ना ये अपनी तालीम के बारे में और अपनी इंटरेस्ट के बारे में बताएं। और एक खास तौर पे ये चीज मैं जिक्र करना चाह रहा हूं कि इंडिया में 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, यानी वहां पे एक्सक्लूसिवली कानून की तालीम दी जाती है। और जहां तक मेरी मालूमात है, पाकिस्तान में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो एक्सक्लूसिवली लॉ के ऊपर फोकस करती हो। लॉ कॉलेजेस तो हैं, तो लॉ यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ये क्या आइडिया था? और पहले जो है, आप मुझे कल बता रहे थे कि पहले इंडिया की जो एजुकेशन थी उसको यूरोपियन और अमेरिकन यूनिवर्सिटियां जो हैं वो ज्यादा वैल्यू नहीं देती थी और बहुत सारी चीजें आपको रिपीट करनी पड़ती थी। उस पर भी जरा रोशनी डालिएगा ब्रीफली प्लीज। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। सबसे पहले बात की, मैंने आपके वीडियोस को पिछले 1-2 साल से लगातार देखा और बहुत कुछ सीखा है। सो थैंक्स फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू माय नॉलेज एंड लर्निंग। कई आपके जो डिबेट शोज हुए हैं उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और भी कई डिबेट शो है, मैं पाकिस्तानी देखता रहता हूँ। तो बहुत बहुत थैंक यू सर उसके लिए। मैं अपना इंट्रोडक्शन, जैसा आपने कहा सर, हमारा नाम अभिषेक है, अभिषेक मिश्रा। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई वो बनारस में हुई, जहाँ से मैंने स्कूलिंग की +2। उसके बाद मैंने 5 इयर्स लॉ, जिसको आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, उस पर मैं आता हूँ। मैंने 5 इयर्स लॉ लिया, यानी मैंने +2 के बाद सीधा लॉ की पढ़ाई करी। और लॉ की पढ़ाई करने के बाद मैंने यूनाइटेड नेशन में एक इंटर्नशिप करी थी, ICTY करके, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर फॉर्मर यूगोस्लाविया है। उसके बाद फिर मैंने अपना मास्टर्स इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के लिए मुझे स्कॉलरशिप दिया गया फ्रॉम स्विस गवर्नमेंट। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज है, वहां से उसको परस्यू करा। फिर मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो मुझे घर वापस आना पड़ा, और उसके बाद मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से अपना LLM इन बिजनेस लॉ, इंटरनेशनल बिजनेस लॉ किया। वहाँ कुछ दिन एज अ लॉयर कुछ लॉ फर्म में काम किया। फिर मैं इंडिया वापस आया और मैं फैकल्टी बना, प्रोफेसर बना ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ समवन whom I knew। तो फिर मैंने फैकल्टी बन के 10 साल इंडिया में पढ़ाया, और इंडिया में मैंने जो पढ़ाया वो मतलब 7-8 साल मैंने इंडिया में पढ़ाया। फिर मैं जर्मनी चला आया। तो मैंने 2009 से 2015 तक, 2015 जनवरी तक मैंने इंडिया में पढ़ाया एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। एक वहां पे वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेज है वहां पे। सो यहाँ से ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। उसके बाद मैं यहाँ PhD कर रहा हूँ हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे भी मैंने एज अ प्रोफेसर काम किया है, और यहाँ के लॉ यूनिवर्सिटी जो लॉ डिपार्टमेंट है हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी में, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने यहाँ पे कोर्सेज ऑफर किए हैं विद दिस। तो आपने पूछा ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज क्या हैं। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की शुरुआत 80s के सेंचुरी में जाती है, और इन द डिकेड्स ऑफ 80s जब ये बात महसूस की गई कि इंडिया में लॉ स्टडी वाज सच ए नॉन सीरियस स्टडी, की जो लोग होते थे वो लॉ स्टडी तब करते थे कि उनको कोई कॉम्पिटिटिव स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज चाहिए होती थी, तो वो लॉ में एडमिशन ले लेते थे। उनको हॉस्टल वोस्टल मिल जाया करते थे, या वो अपनी एक एंगेजमेंट रखते थे, और वो बाकी दुनिया भर की चीजों की तैयारी कर रहे होते थे। लॉ पे उनका लीस्ट इंटरेस्ट होता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि क्वालिटी ऑफ लिटिगेशन जो है वो बहुत पुअर हो गई। फिर जुडिशरी में भी अच्छे लोग नहीं आने लगे। तो इसको काउंटर करने के लिए 80s में कुछ जो लीगल प्रोफेशनल्स थे वो बैठे, उन्होंने कहा कि भाई इसको कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे हम बेस्ट ब्रेन इन लॉ, हाउ कैन वी अट्रैक्ट। तो ये दिया गया कि भाई अगर हम इसको 3 इयर्स लॉ रखेंगे तो उसमें 3 इयर्स में तो कोई बीटेक करके भी लॉ कर सकता है, MBBS करके लॉ कर सकता है, BA करके लॉ कर सकता है, किसी भी तरीके से वो लॉ की स्ट्रीम में आ सकता है। तो वो दिक्कत हो जाती है क्योंकि एक माइंडसेट पहले ही बन चुका होता है। फिर वो लॉ को एज अ इंफीरियर सब्जेक्ट देखना शुरू कर लेते हैं। तो उसकी जगह हम ऐसे एक वो करें कि जैसे बच्चा +2 के बाद मेडिसिन चुनता है, बच्चा +2 के बाद इंजीनियरिंग चुनता है, वैसे ही वो +2 के बाद लॉ को चुने कि वो सारी लाइफ लॉ में ही पढ़ेगा।
तो ये आइडिया लोगों को बहुत अच्छा लगा और हमारे यहाँ प्रोफेसर माधव मेनन थे और कुछ लोग थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी कि हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया, 5 इयर्स लॉ, इसको कहा गया कैच देम यंग फॉर्मूला के नाम से, कि भाई हम 5 इयर्स लॉ शुरुआत करेंगे और डिग्री 5 इयर्स की होगी, वो मतलब 5 साल होगा, +2 के बाद बच्चा आएगा, तो नॉर्मली वो 3 साल का ग्रेजुएशन करता था प्लस 3 साल का लॉ करता था, या 4 साल का ग्रेजुएशन करता था 3 साल का लॉ करता था, तो उसको 6 से 7 साल लगते थे लॉ की डिग्री लेने में। उन्होंने कहा कि आप सीधा लॉ कीजिए और हम आपको 5 साल में दे देंगे, 6 साल की जगह या 7 साल की जगह जो आप नॉर्मली आप लगाएंगे। तो फिर ये हुआ कि ये व्यवस्था कैसे शुरू की जाए, क्या एग्जिस्टिंग जो कॉलेजेस थे यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिपार्टमेंट थे उसमें शुरू की जाए। तो कहा गया कि नहीं, जब बेहतर तरीका है कि एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, तो वो लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी कहा गया उसको। और क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी कैन ओनली बी मेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, उसके बिना कोई भी संस्था अपने आप को यूनिवर्सिटी नहीं कह सकती। तो फिर बकायदा एक्ट लाए गए और अब आज की डेट फिर ये जो प्रयोग था, जो जो ये एक्सपेरिमेंट था, इट स्टार्टेड गिविंग रिच डिविडेंड्स। The society started getting good talents in national law universities, 5 years education law program में अच्छे अच्छे लोग आने लगे। उसका इफेक्ट ये हुआ कि इवन जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट और लॉ कॉलेजेस हुआ करते थे, उन्होंने धीरे धीरे 3 इयर्स को साइडलाइन करके 5 इयर्स लॉ प्रोग्राम को उन्होंने प्रमोट करना शुरू किया। तो आज की डेट में अब 5 इयर्स नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज भी हैं, जो कि एक यूनिवर्सिटी होती है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ लॉ की पढ़ाई होती है और कोई स्ट्रीम उसमें नहीं पढ़ाया जाता। कोई अगर इंटर डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट है तो उसकी स्टडी हो सकती है, बट इट इज एक्सक्लूसिवली एंड सोनली फॉर द लीगल स्टडीज। लेकिन अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज भी उसी मोड पे चली गई, उन्होंने 5 इयर्स लॉ प्रोग्राम कर दिया। ऐसे अगर कोई यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, उनका जो लॉ डिपार्टमेंट है वहां भी 5 इयर्स लॉ आ गया है। तो अब ये जो नॉन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक तरीके से सेम हो गई है, बट अंतर बस यही है कि दोज हु आर गोइंग टू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, they will go to a university where law is the only discipline being taught, और बाकी अगर कोई 5 इयर्स लॉ के प्रोग्राम में जा रहा है तो वो यूनिवर्सिटी सेटअप में जाता है या कॉलेज के सेटअप में जाता है, जहाँ पे कि बाकी डिसिप्लिन के लोग भी उसको मिलते हैं। तो ये होता है कि जब आप लॉ यूनिवर्सिटी के सेटअप में पढ़ते हैं तो आप सारा दिन लॉ 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 ही देखते हैं। आपका एक वीसी है जो कि सिर्फ 150-200 बच्चों के लिए वाइस चांसलर बनाया गया है, आपका पूरा डिपार्टमेंट है, सो यू हैव एक्सेस टू द एडमिनिस्ट्रेशन इजीली। तो बच्चे वो कुछ खुल करके अपने डिमांड्स को रख लेते हैं और वो अपने आइडियाज को शेयर करते हैं। तो इसके अपने फॉलोआउट्स भी हैं और इसके अपने कुछ गेन्स भी हैं, but in my eyes National Law University has been a success, not only for the National Law Universities but otherwise for legal education, because other universities which are not national law but they have also उन्होंने भी अपना स्टेटस जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अच्छा कर लिया है। अब कई यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो 5 इयर्स लॉ प्रोग्राम पढ़ाती हैं और अपने बच्चों को बहुत क्वालिटी एजुकेशन देती हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था एंड आई वुड से इट्स अ ग्रेट एंड ग्रैंड सक्सेस। तो आपको जो है ना जी, सिंगापुर यूनिवर्सिटी जो है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, वो तो बहुत टॉप की यूनिवर्सिटियों में आती है। मैंने कुछ रैंकिंग देखी, किसी रैंकिंग में वो 15 नंबर पे है, किसी में वो अंडर 30 है। तो वो आपकी काबिलियत का बड़ा एक सबूत है कि आप इस अच्छी यूनिवर्सिटी में गए, फिर जिनीवा यूनिवर्सिटी में गए। तो हाउ डिड यू मैनेज दैट, और कैसा क्या फर्क लगा आपको इंडियन यूनिवर्सिटीज और इन यूनिवर्सिटियों में कि जिनीवा में और सिंगापुर में तालीम का जो क्वालिटी है कैसे बेहतर हुई है इंडिया में? लॉ का तो आपने बता दिया, मतलब आईआईटीज जो हैं इंडिया की वो तो बहुत हाईली रिगार्डेड हैं, टाटा इंस्टीट्यूट भी बहुत हाईली रिगार्डेड है, लेकिन ओवरऑल जो एजुकेशन है इंडिया की उसका स्टैंडर्ड कैसा है और आप बाहर की यूनिवर्सिटियां कैसे देखती हैं उनको? जी सर, जी जैसे मैं आपका ही प्रोग्राम शो देख रहा था जिसमें ये क्वेश्चन प्रोफेसर हुडबाय से भी पूछा गया था और उनका जो आंसर था उससे मैं पार्शियली सहमत हूं और पार्शियली मैं उनसे डिसएग्री करता हूं कि इंडिया में जो ओवरऑल एजुकेशन है ये कोई ऐसा जबरदस्त, मतलब अगर आप, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ कि एकदम जबरदस्त है और वो जर्मनी और कनाडा के एजुकेशन सिस्टम से बेहतर है या कम है, ये तुलना नहीं की जा सकती। बिकॉज इवन जर्मनी में भी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत बेकार सी यूनिवर्सिटी है, उनके यहाँ पे जो बच्चे जाते हैं उनका स्टैंडर्ड कोई खास अच्छा स्टैंडर्ड है नहीं। उसी तरीके से इंडिया में भी आपको जो देखेंगे कि आप कैटेगराइज कर सकते हैं ए ग्रेड यूनिवर्सिटी, बी ग्रेड यूनिवर्सिटी, सी ग्रेड यूनिवर्सिटी। मेरा ये मानना है सर कि एजुकेशन का जो मयार है या जो एजुकेशन की सिस्टम होती है वो यूनिवर्सिटीज नहीं बनाती, वो सोसाइटीज बनाती हैं।
आपका पर्पस क्या है, आप एजुकेशन लेने क्यों जा रहे हो। ये पर्पस अगर आपका ये है कि मैं इसको एक वोकेशनल ट्रेनिंग मानता हूं कि मुझे आई विल हैव सम स्किल्स और मैं उस स्किल को बेच करके अपने लिए लाइवलीहुड तैयार करूंगा, ये एक पर्पस हो जाता है जो अभी इंडिया में प्रीडोमिनेंट है। दूसरा होता है कि आप एजुकेशन इसलिए देते हो कि आपको सोसाइटी को प्रोग्रेसिव और डायनेमिक मेंटेन करना है, तो एजुकेशन बिकम्स अ मीन, बिकॉज एजुकेशन के कई फॉर्म है, आप कैसी एजुकेशन देना चाहते हैं। तो इंडिया में एजुकेशन का मैं कहूंगा बहुत ब्राइट फ्यूचर है। पेरेंट्स अपना घर तक बेचने के लिए, मेरे माँ बाप अपनी सारी खुशियों को कम करके भी उन्होंने इंश्योर किया कि मुझे अच्छी एजुकेशन मिले, तो भले घर में गाड़ियां नहीं आई, घर में वो चीज नहीं लगा, एजुकेशन मतलब वॉज अ पार्ट ऑफ माई कल्चरल अपब्रिंगिंग कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें सीखना है और सीखो, और सीखने के लिए तुम्हें फिर अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है। वो भगवान से भी बड़ा है, टीचर्स के आगे तुम जो टीचर्स कह रहा है वो कम भी जाता है तो भी, तो इस तरीके की जब टीचिंग हो जाती है तो कल्चरल फाउंडेशन बन जाती है। वो उस हिसाब से इंडिया इज डूइंग एक्सेप्शनली गुड, और आने वाले समय में प्रीमियर इंस्टीट्यूट इंडिया में होंगे, बिकॉज इंडिया वैसे भी एंशिएंट टाइम में भी इंडिया हैज गिवन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज। जो कुछ एंशिएंट, आप पाकिस्तान में तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, जहां पे कि पॉलिटिक्स, साइंस सब कुछ पढ़ाया जाता था। सो मयार बहुत अच्छा है। और जहां तक कंपैरिजन की बात, एक चीज मैंने ये नोटिस करी है आज की डेट में कि पहले मैं अभी देखिए कुछ, मैं अक्सर लेटर ऑफ रेफरेंस लिखता हूं बच्चों के लिए जब वो बाहर अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैं उनका प्रोफेसर रह चुका हूं। तो मैंने ये महसूस किया कि अब पहले यूनिवर्सिटीज करती थी कि अगर आप इंडिया से आए तो आपको टॉफल का एग्जाम देना जरूरी है, IELTS का एग्जाम देना जरूरी है, मगर मैंने यूरोप में ये चीज देखा है। मैं यूके, अब मैं यूएस का नहीं बता सकता, लेकिन यूरोप में मैंने देखा कि वो कहते हैं कि अगर आपने इंडिया में एजुकेशन ली है, आपके प्रोग्राम पे खाली ये लिखवा दीजिए सर्टिफिकेट में कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी था, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको कोई टॉफल या IELTS टाइप के एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। पहले वो क्या होता था कि आपने अगर 5 साल की स्टडी ली है तो कहते थे वो सिर्फ 3 साल की इक्विवेलेंट है यूरोप में या एशिया में, वो भी अब खत्म कर दिया, वो एट पार कर दिया उन्होंने कि आपने अगर वहां 4 साल माना है तो ये भी यहाँ 4 साल माना जाएगा, और आप आकर के डायरेक्ट यहाँ पे वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आप उस एजुकेशनल डिग्री के बाद और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन या जो भी और चीजें रिक्वायरमेंट के बाद आप कर सकते हैं। जैसे जिस यूनिवर्सिटी में मैं था वहां पे फॉरेन लॉ फर्म्स आकर के बच्चों को रिक्रूट करके ले जाती है डायरेक्ट। जो टॉप मोस्ट लॉ फर्म्स हैं वो आती हैं, वो बच्चों को रिक्रूट करती हैं और ले जाती है। बहुत अर्ली एज में बच्चे बड़ी बड़ी जगहों पे जाकर के वो ट्रेनिंग लेते हैं, फिर सॉलिसिटर बन जाते हैं, दुनिया भर में वो एज अ लॉयर काम करते हैं। इट्स अ वंडरफुल थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड। सो एजुकेशन सिस्टम में इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड दैट कोई डिफरेंस नहीं है बाहर की और यहाँ की स्टैंडिंग। और रही बात कि क्या यूरोप के जो एजुकेशनल सिस्टम है वो क्या हमारे, व्हेन आई से हमारे मींस आई इंक्लूड यू आल्सो। तो देखिए कंटेंट ऑफ एजुकेशन यानी कि एक ग्रेजुएशन लेवल पे आप ट्रांसफर ऑफ नॉलेज करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो वो कंटेंट ऑफ ट्रांसफर क्या है, ये ओल्ड है या अपडेटेड है, ये आपको देखना पड़ता है। तो वो मेरे ख्याल से हर जगह ही अब एक स्टैंडर्ड है कि ये मिनिमम, अब आप अगर सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो ये प्रिंसिपल पढ़ेंगे, आप अगर लॉ पढ़ रहे हैं तो ये प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से वो भी अब इक्विवेलेंट है, एट पार है, ग्लोबलाइजेशन का असर है। अब उसमें यही है कि आपके बच्चे कितने सीरियस हैं, टैलेंट कितना सीरियस है, वो प्रोफेसर्स कितने सीरियस हैं, कोई अगर वो असाइनमेंट दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें सीरियसनेस कितना, या चलता है एटीट्यूड है कि भाई दे दो मार्क्स, क्या है पास ही कर लो, हमें एग्जाम नहीं देखने। बच्चों के लिए आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं, ये सब पे डिपेंड करता है। अदरवाइज मेरा ये मानना है कि कंटेंट वाइज सेम है, कोई इंफीरियरिटी। अच्छा, अभिषेक जी ये बताइएगा, जिन पाकिस्तानियों से आपका इंटरेक्शन हुआ जर्मनी में या स्विट्जरलैंड में या सिंगापुर में, वो कैसा रहा और क्या क्या आपकी ओपिनियन है उनके बारे में? मेरा पाकिस्तानियों से सबसे ज्यादा इंट्रोडक्शन हुआ वो, और सबसे गहन इंट्रोडक्शन हुआ जर्मनी में। तो बल्कि मैं ये कहूंगा कि मैं उनको अपने सबसे अच्छे मित्र यानी दोस्त के रूप में देखता हूँ। यहीं पे हैं वो, सिमेंस में काम करते हैं, फारूक जी। और कई बार मुझे अगर हेल्प की जरूरत होती है तो मैं इंडियंस के पास नहीं जाता, मैं उन्हीं से बोलता हूँ, जो कि मुझे वो हेल्प इंडियन से भी मिल सकती है। बट मुझे याद है जब वो मैं जर्मनी में था तो मैंने एक अपार्टमेंट लिया था किराए पे, वो उसी अपार्टमेंट में किराए पे रहने आए थे। मैं शुरू में डर गया था, मैंने कहा अरे यार, बिकॉज की एक बातचीत करना रोड पे और भाईजान और ये सब करना एक अलग चीज है, बस साथ में रहना एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन फिर जब हम लोग ने रहना शुरू किया साथ में तो लाइफ वॉज सच स्वीट लाइफ। मतलब वो भी ऑफिस से आके या मुझे फोन करते थे, यार यहाँ आ जाओ, यहाँ से चलना है वो, एंड वी बॉन्डेड एंड जेल्ड टुगेदर वेरी मच। हमारी फीलिंग सेम थी, हमारी रिक्वायरमेंट डिफरेंस सेम थी, हमारी अंडरस्टैंडिंग सेम थी। बस
ये था कि हमारे कुछ बेसिक जो कल्चरल आइडियाज थे वो डिफरेंट थे और हमने उस पर खुल के बातें करी। तो कि भाई जैसे मैंने उनको बताया मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ या मैं आरएसएस को सपोर्ट करता हूँ, तो उन्होंने अपनी बातें बताई कि वो क्या समझते हैं तबलीगी जमात से या इस्लामिक आइडिया या पाकिस्तान क्या है, इसके ऊपर हमने खूब अच्छे से बातें करी और मुझे कहने में कोई वो नहीं है। आज भी वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और मैं अक्सर उनसे बातें करता हूँ फोन पे। अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, मोर देन इंडियंस। तो वो किस किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और किस इलाके से हैं? वो लाहौर के रहने वाले हैं मेरे ख्याल से। और हाँ, लाहौर के ही रहने वाले हैं। अभी उन्हीं शादी की है, उनकी वाइफ भी जर्मन है और वो अभी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, आपने बीजेपी की बात की, आरएसएस की बात की। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में आजकल ये बहुत कहा जाता है, इवन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस जो हैं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हमारे यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, बस ये जो है ना आइडियोलॉजी जो है ना बीजेपी की, उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात खराब हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस आर्ग्यूमेंट को? मैं ये देखता हूँ सर, जब मैं स्टडी करता हूँ पाकिस्तान को, बिकॉज सिंस राइटिंग बुक्स, आई हैव रिटन 2 बुक्स और मैं 2 और लिख रहा हूँ अभी। तो मैं जो पाकिस्तान को समझना चाहता हूँ, तो मैं कई ऐसी चीजों से समझने से उसको कंफ्यूज हो जाता हूँ जो एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। जैसे साइंटिफिक स्टडी का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज को जब समझना चाह रहे हैं तो उसके फिनोमिना के जो वेरियस लेयर्स हैं आप सबको समझें। बिकॉज आप किसी भी एक लेयर को मिस कर देंगे। जैसे आपको रॉकेट भेजना है तो आपको जानना पड़ेगा कि पहले प्रेशर बढ़ता है, फिर अचानक से एक पॉइंट पे जाके प्रेशर घट जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर उसका बिहेवियर दूसरा होगा। अगर आप इन चीजों को नहीं फैक्टर इन करेंगे तो आपका रॉकेट का बिहेवियर या जो भी ऑब्जेक्ट आप भेज रहे हैं आउटर स्पेस में, उसका बिहेवियर आप नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज यू हैव नॉट फैक्टर्ड इन। तो मैं जब इस साइंटिफिक टेम्परामेंट से पाकिस्तान को देखना चाहता हूं तो मेरी समझ में नहीं आता पाकिस्तान है क्या। बिकॉज मुझे बताया गया कि मैंने जब, अब मुझे किसी स्कूल ने नहीं बताया, मैंने खुद से इस चीज को महसूस किया कि मैं अपने आप चाणक्य को, आचार्य चाणक्य को समझने लगा कि ये तो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे, गाइड थे। तो मैं देखता हूँ तक्षशिला तो पाकिस्तान में है जहां पे इस्लामाबाद है। तो मेरी बात ये समझ में नहीं आती कि जहां तक्षशिला है वो जगह अपने आप को हिंदुस्तान कैसे नहीं कह सकता। जैसे मेरे मित्र हैं फारूक, बहुत अच्छे हैं, वो अभी भी अपने आप को इंडियन कहलाना पसंद नहीं करते। ये है, वो बहुत लिबरल इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, मैं जानता हूं उनको, लेकिन वो इंडियन कहलाने पे नाराज हो जाते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि वो तक्षशिला से पढ़े हुए हैं, तक्षशिला से ही उनकी इंजीनियरिंग की डिग्री है। तो भी मैं समझने से कासिर हो जाता हूँ ये कैसे हो सकता है। अच्छा, वो अभी जर्मन बन गए हैं, उन्होंने जर्मन सिटीजनशिप ले ली, वो जर्मन बनने पे ही इज प्राउड। तो मेरी ये भी बात समझ में नहीं आती कि आप अगर सिटीजनशिप में कोई बुराई होती तो जर्मन सिटीजनशिप ली, उसमें तो आपको कोई दुख नहीं है, लेकिन इंडियन होने पे आपको दुख है। ये बात भी मेरी समझ में नहीं आई कि ऐसी क्या बुराई है एक इंडियन आइडेंटिटी में। तो क्या पाकिस्तानी होने के लिए ये जरूरी है? जैसे पाकिस्तानी होने के लिए ये तो जरूरी नहीं है कि आप एंटी जर्मन हो, कि आप जर्मन नहीं बन सकते, हम कैनेडियन नहीं बन सकते, हम अमेरिकन नहीं बन सकते। मगर क्या पाकिस्तानी होने का या ये डेफिनेशन का ही है कि आपको इंडिया नहीं होना है तभी पाकिस्तानी होंगे? और ये जो डेफिनेशनल प्रॉब्लम है पाकिस्तान की एज एन आइडिया, वो मुझे बहुत कंफ्यूज करती है। बिकॉज जब मैं अभी एक किताब लिख रहा हूँ, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द बिगिनिंग ऑफ अ हिस्ट्री। तो उसमें क्वेश्चन ये कि कोई स्टेट कैसे बनता है, स्टेट है क्या, ये कब से शुरू हुआ, क्या ये यूरोपियन आइडिया है, सिर्फ यूरोप ही स्टेट को समझे, बाकी किसी ने स्टेट को नहीं समझा? क्या स्टेट एक पॉलिटिकल आइडिया है? क्या स्टेट की सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ही स्टेट क्रिएट करती हैं, उसकी कल्चरल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी नहीं क्रिएट करती है? तो ये बहुत से ऐसे प्रश्न हैं। तो मैंने यही महसूस किया कि जब मैं पाकिस्तान से डायलॉग करता हूँ तो कुछ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आते हैं जो मैं नहीं समझ पाता और मैं समझना चाहूंगा। जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पढ़ा कि स्टेट बन गया, उसके बाद आपके शो में भी पढ़ा, मैंने पहले भी इसको पढ़ा था कि पहले कंट्री बन गई, फिर उसका ऑब्जेक्टिव बनाया गया। कंट्रीज के ऑब्जेक्टिव नहीं होते सर, ह्यूमंस के ऑब्जेक्टिव एज ए ग्रुप नहीं होते, वो ऑब्जेक्टिव उसका अपना है। जैसे मैं एक बहुत अच्छी किताब आपको बताऊंगा, आप पढ़ें, वो उसका नाम है फुलर, लोन एल फुलर। उसने किताब लिखी मोरालिटी ऑफ लॉ। तो वो ये कहता है कि इंसान को बनाने का जो उसका मॉरल डेवलपमेंट जो है, यानी उसकी जो थिंकिंग है, वो 2 तरह के मोरालिटी पे डिपेंड करती है। एक है मोरालिटी ऑफ एस्पिरेशन और दूसरा वो कहता है मोरालिटी ऑफ, उसका मैं नाम भूल
हूँ, जिसमें वो कहता है कि स्टेट बता, मतलब उसको सोसाइटी बताती है। जब बच्चा पैदा होता है तो 16, 17, 18 साल तक उसको बताया जाता है तुम ये हो, तुम्हारी ये आइडेंटिटी है, तुम्हारी ये कल्चरल हिस्ट्री है, तुम इस हिस्ट्री को बिलोंग करते हो, तुम इस हिस्ट्री से ये सीखे हो। उसके बाद जो उसकी मोरालिटी का डेवलपमेंट है वो बच्चे को खुद डिटरमाइन करना पड़ता है। जैसे मैं स्कूल में गया, यूनिवर्सिटी में गया, और मेरे पास एक दोस्त ने आके बोला यार मुझे अपनी नोट्स दे दे, मैं स्कूल में आ नहीं पाया, फैकल्टी अटेंड नहीं कर पाया क्लासेस। मैंने कहा भाई तू नहीं कर पाया, जब तू पार्टी कर रहा था तो मैं मेहनत कर रहा था, मैं तुझे क्यों दे दूं? आज मैं सारी मेहनत तुझे दे दूंगा, तू टॉप कर जाएगा और मेरे कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरी मोरालिटी कि मैं हेल्प करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता। कोई होगा दे देगा, कोई होगा नहीं दे देगा। अब वो सही है गलत है इसका कोई वैल्यू जजमेंट नहीं हो सकता। मोरालिटी इज अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड सर। लोग यूज करते हैं वर्ड्स को बिना उसका मतलब जाने हुए। मोरालिटी इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट कि मोरालिटी है क्या और सही क्या, हर चीज जो मॉरल है वो सही है। जैसे एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि मान लीजिए मैं अपने एग्जाम देने जा रहा हूँ, मुझे पता है कि आज मैंने एग्जाम नहीं दिया तो मैं ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट में फेल हो रखा हूँ, ये एग्जाम में हो जाएगा तो मैं पूरा कोर्स में मेरा एडमिशन ही कट जाएगा क्योंकि मैं 2 साल से फेल होता आ रहा हूँ। अब मेरे सामने एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी जीवन और मृत्यु की बात हो गई कि वेदर ही विल सर्वाइव और नॉट। अब मेरे सामने क्वेश्चन ये कि यदि मैं उस आदमी को अनअटेंडेड छोड़ देता हूं तो वो मर जाता है, और यदि मैं उस आदमी को अटेंड करता हूं और अपने कॉलेज में जाता हूं तो मेरी डिग्री डिनाई हो जाती है। मैं सारी जिंदगी के लिए मैंने जो 5-7 साल एजुकेशन सिस्टम में लगाए थे वो सब फेल हो गए, अब मैं 0 पे हो जाऊंगा। तो क्वेश्चन ये कि अगर मैंने उसको अटेंड करके अपनी एजुकेशन को लेट गो कर दिया, मैं सोसाइटी में अब किसी लायक नहीं बचा। मेरे माँ बाप को जो शौक से वो हो सकता है उनकी भी डेथ हो जाए या उनको बहुत नुकसान पहुंच जाए। तो कौन सा एक्ट अच्छा होगा? क्या ये एक्ट अच्छा होगा कि मैं उसको अपनी गाड़ी में या अपने लोगों की मदद से जाकर के हॉस्पिटल पहुंचाऊं, अपना एग्जाम करने छोड़ दूं, या ये अच्छा होगा कि मैं अपना एग्जाम में जाऊं उस आदमी को मरता हुआ छोड़ दूं? ये मॉरल डिलेमा है। कौन सा एक्ट गुड है ये नहीं कह सकते। अलग अलग आदमी अलग अलग कॉजेज लेगा, अलग अलग डिसीजन लेगा। कौन सा सही डिसीजन है कौन सा नहीं, ये नो वन नोज। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट गुड फॉर एवरीवन। जो आपके लिए भी गुड हो मेरे लिए भी गुड हो एट द सेम टाइम, ये बड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है जिसको लोग मोरालिटी से कंफ्यूज कर जाते हैं। अखलाकियात आप इस वर्ड को यूज करते हैं अक्सर। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आपका गुड है वो मेरे लिए भी गुड हो। तो आपका अखलाकियात हो सकता है मेरे लिए अटैक हो और मेरी अखलाकियात हो सकता है आपके लिए अटैक हो। तो मोरालिटी का कंसेप्ट इट्स अ वेरी कॉन्वर्टेड कंसेप्ट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड कि ऐसी सोसाइटी जो मॉरल कॉमन यूनिवर्सल गुड की ओर जो जाए, और वो अब हो रहा है। जब हम मॉरल यूनिवर्सल कॉमन गुड्स की ओर जा रहे हैं, जैसे मोहम्मद बिन सलमान जो कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में, या पोप फ्रांसिस जब कहते हैं कि आपको कन्वर्जन को रोक देना चाहिए, कन्वर्जन से कोई फायदा नहीं है, तो ये बहुत बड़ा मैसेज वो दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज में जो ये टेंशन हो जाती है वो इसी वजह से हो जाती है, क्योंकि सोसाइटी एट सीज आ जाती है। खैर नहीं, तो मेरे मेरे हिसाब से मैं जो पाकिस्तानी अपने दोस्तों से मिलता हूँ वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा उनके साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है। बट मैंने ये महसूस किया है कि जैसे मेरे एक सिंधी दोस्त भी है पाकिस्तान के सिंध से, वो ये कह लेते हैं कि मैं इंडियन हूँ। हालांकि मेरे दोस्त कहते हैं कि वो सिर्फ दिखाने के लिए बोलते हैं, बट हो सकता है कि वो ऐसे बोलते हैं, वो मीन ना करते हों, लेकिन वो बोलते तो हैं कम से कम कि हाँ भाई हम इंडियन हैं। तो इंडियन होने का मतलब क्या है ये उनको बताना होगा। और ये जो 3 वर्ड हैं, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये 3 वर्ड भी सेम नहीं है, इसको भी समझना होगा। तो क्या ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा पाकिस्तानी सोसाइटी को कि इमरान खान जब खुद कहते हैं कि मैं जलंधर या अमृतसर से आया हूं अनडिवाइडेड इंडिया में, तो क्वेश्चन है कि फिर जब आप इंडिया से आए तो कब आप इंडियन होना सीज कर गए? आप इंडिया से आकर के और आपने कदम रखा यहाँ पे, आप अपना पासपोर्ट तो चेंज कर सकते हैं सर, आप अपना नेशनलिटी नहीं चेंज कर सकते। आप कनाडा में जाके सिटीजन बन जाते हैं कैनेडियन, बट नेशनलिटी कैनेडियन नहीं होती सर, कैनेडियन सिटीजनशिप है। आपकी नेशनलिटी तो वही रहेगी जो आपकी जो एक कल्चरल सेटअप, वो नेशनलिटी भी अलग अलग तरह की होती है। यहाँ पे मैं कल्चरल बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, तो नेशनलिटी के भी बहुत अलग अलग डेफिनेशन है। एथनिक नेशनलिटी हो सकती है, कल्चरल नेशनलिटी हो सकती है, आपका रिलीजियस नेशनलिटी हो सकती है। जैसे पहले क्रिश्चियनिटी के नाम पे स्टेट बनते थे कि हम क्रिश्चियन है, तुम क्रिश्चियन हो तो बस इतना सफिशिएंट है एक पॉलिटिकल सिस्टम फॉर्म करने के लिए। अब नहीं होता ऐसा। अब आप क्रिश्चियन हो या ना हो, पॉलिटिकल सिस्टम एक अलग सिस्टम है, वो सिटीजनशिप पे बेस है, आपके नेशनलिटी पे, आपके रिलीजियस बेस सिस्टम पे नहीं। तो मैं पाता हूं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान नीड्स टू टेक अ कोर्स करेक्शन। उनको ये चीजें कोर्स करेक्शन करनी पड़ेगी। उन्होंने रिकंसाइल करना पड़ेगा कि व्हाट इट इज मीन्स टू बी इंडिया, जैसे वो टू बी पाकिस्तानी। जैसे एक सेंटेंस में सुनता हूं, हमने पाकिस्तान को बनाया। ये सेंटेंस बहुत डीप है। आप बना कैसे स्टेट? कैन यू क्रिएट अ स्टेट ओवरनाइट? क्या आप कोई पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल
और जितने भी अदर कल होते होंगे, वो एक एंटिटी आप रातों रात बना सकते हैं? मैं सोऊं एज अ इंडियन, उठूं एज अ चाइनीज, क्या ये हो सकता है? इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। जैसे कि ये किताब है, एक बड़ी सी किताब, मैं आपको बता रहा हूं, परपेचुअल पीस बाय इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने ये कहा कि यूरोप को पहले एक रिपब्लिक सोसाइटी बननी पड़ेगी। रिपब्लिक सोसाइटी का मतलब क्या होता है? लोग डिसाइड करेंगे, ये लोग डिसाइड करेंगे कि हम कौन हैं। अब जैसे मुंबई जो था, इट वॉज गिवन एज अ गिफ्ट बाय यूरोपियन किंग टू अनदर यूरोपियन किंग। डेनिश ने इंग्लिश को दे दी थी, तो वो पहले डेनिश टेरिटरी थी, रातों रात वो बेचारे सो के उठे, इंडियन डेनिश थे वो, जब सो के उठे तो इंग्लिश बन गए विदाउट नोइंग द लैंग्वेज। तो पॉइंट ये है कि रिपब्लिकन का मतलब है कि आप पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करते हैं, वो हम अगले उसमें आएंगे। तो पाकिस्तान नीड्स टू टेक अ कोर्स करेक्शन। पॉलिटिकल रियलिटी है, एक पॉलिटिकल रियलिटी ही रहे, बाकी इससे ज्यादा अगर हम जाएंगे तो वो कन्फ्लिक्ट होगा, वो नहीं समझ पाएंगे। वो सिर्फ इंडिया ही नहीं, वो अफगानिस्तान को भी नहीं समझ पाएंगे कि डूरंड लाइन क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है। डूरंड लाइन है, जो अफगानी जो किंग थे, मैं उनका नाम भूला हूं, जिनके साथ ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी ब्रिटिशर्स की, जिनके लिए उन्होंने ये फॉरवर्ड पॉलिसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई यहाँ से अफगानिस्तान है, यहाँ से ब्रिटेन का जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट खत्म होता है, यहाँ तक ब्रिटेन प्रोटेक्शन करेगा अपने इंडियन पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, इसके आगे नहीं करेगा। इस डिवीजन का नाम है, मगर वो पॉलिटिकल डिवीजन है, वो लाइन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है बिटवीन ब्रिटिश इंडिया और अफगानी किंग्स। अब अगर आप उसको कल्चरल रियलिटी बनाएंगे कि पख्तूनों को डिवाइड कर देंगे, तो पख्तून उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, भले आप उनके लिए कुछ भी कर लें। क्योंकि हो सकता है उनकी बेटी, जैसे बिहार में, इंडिया में नेपाल है, नेपाल का रक्सौल वाला इलाका जो है, वो बिहार का कुछ इलाका नेपाल कहलाता है, बिहार का कुछ इलाका इंडिया कहलाता है। तो वो आपस में शादियां कर रखी हैं उन्होंने। वो टेरिटरी, वो स्टेट हो सकता है कि एक दो अलग अलग कंट्री में रहते हो, मगर उनका आपस में शादियां हैं, एक दूसरे के साथ रहता है। कल को नेपाल कह दे भाई बस यहाँ से आप, हम यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, अब आपको आने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, आपको वीजा लेना पड़ेगा, लोग पागल हो जाएंगे। तो ये अभी शायद जी हुआ है कि तालिबान ने क्लियरली कह दिया है कि ये जो फेंसिंग आप कर रहे हैं ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं इस इशू पे आके। वो कहते हैं जी फेंसिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आजकल ये भी कहा जाता है कि इंडिया में सेकुलरिज्म खत्म हो गया है, और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान में लोग बहुत फिक्रमंद हो जाते हैं जब इंडिया में सेकुलरिज्म को खतरा हो, लेकिन वो पाकिस्तान में सेकुलरिज्म नहीं चाहते। यहां पे जब सेकुलरिज्म की बात की जाती है तो वो ऐसे इंप्रेशन देते हैं कि जैसे सेकुलरिज्म इज अ कंस्पिरेसी, सिनिस्टर कंस्पिरेसी। लेकिन इंडिया में उनको बहुत ही अच्छा सेकुलरिज्म चाहिए, हाई क्वालिटी का। और हमारे जो हैं एक मिनिस्टर हैं ह्यूमन राइट्स की, वो तो वेस्टर्न यूरोप के सेकुलरिज्म को भी अच्छा नहीं समझती कि वो मायारी नहीं है। वो कहती है मुसलमानों को बहुत वहां प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यहां पे कभी नहीं वो कहेंगी कि सेकुलरिज्म होना चाहिए और वेस्टर्न यूरोप से और इंडिया से बेहतर क्वालिटी का सेकुलरिज्म होना चाहिए। तो आप कैसे देखते हैं इस डिबेट को? इस डिबेट को मैं ऐसे देखता हूं कि लोग सेक्युलरिज्म को समझ नहीं रहे। ये प्रॉब्लम है। सेक्युलरिज्म है क्या? आप ये करें कि हम मुसलमान हैं और हम सेक्युलर हैं, ये दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आप क्रिश्चियन हैं और सेक्युलर हैं, ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आप फ्रेंच हैं, सेक्युलर हैं, तो हो सकता है। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप सेक्युलर कैसे हो सकते हैं? बिकॉज क्रिश्चियन होने का मतलब है कि आई एम गोइंग टू हेवन बिकॉज आई एम फॉलोइंग सर्टेन प्री कंडीशंस इन माय लाइफ। अब मैं मुसलमान हूं तो मैं मुसलमान तभी हूंगा जब मैं उस रूल्स और सिस्टम को फॉलो करूंगा। तो सेक्युलरिज्म को समझना पड़ेगा। तो आपके जो क्वेश्चन पूछा आपने, उसके 3 डिफरेंट सब क्वेश्चन हैं हमको समझने के लिए। नंबर 1, क्या इंडिया में सेक्युलरिज्म खतरे में है, या इंडिया में सेक्युलरिज्म था कभी या नहीं था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि जो इंडियन सेक्युलरिज्म है और जो वर्ल्ड सेक्युलरिज्म है, जो यूरोपियन सेक्युलरिज्म है, क्या वो सेम है, क्योंकि सेक्युलरिज्म की शुरुआत यूरोप से हुई। तीसरा कि क्या पाकिस्तान में सेक्युलरिज्म हो सकता है या पाकिस्तान के लोगों को सेक्युलरिज्म की बात करनी चाहिए। ये तीसरा क्वेश्चन है जो आपने मिनिस्टर साहब का एग्जांपल दिया। देखिए, सबसे पहली बात, सेक्युलरिज्म है क्या, इसको हम समझ लें। सेक्युलरिज्म जरूरत कैसे होती है? जैसे अगर आपको बटर निकालना है तो मिल्क की जरूरत है। आप पानी को सेम प्रोसेस में डाल करके और उसको हिलाते रहे तो उसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस तो हो जाएंगे, बटर नहीं निकलेगा क्योंकि उसमें फैट नहीं है। So in order to get the butter and the ghee, that means
क्लैरिफाइड बटर, आपको मिल्क चाहिए विद फैट, सर्टेन परसेंटेज ऑफ फैट। इवन अगर जिस मिल्क में से फैट निकल चुका है उसको भी आप वही प्रोसेस से दोबारा करके बटर निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यही प्रॉब्लम सेक्युलरिज्म की है। सेक्युलरिज्म was a result of a European Renaissance that took place in 17th and 18th century. What was this Renaissance? The Renaissance is explained by John Locke, Immanuel Kant, Rousseau. These people simply explain कि भाई गवर्नमेंट और रिलीजन एक चीज नहीं हो सकती। और वो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके सेटअप में गवर्नमेंट और रिलीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे, क्योंकि किंग यूज्ड टू डिराइव इट्स लेजिटिमेसी फ्रॉम द रिलीजन। तो वो पोप से अपनी, या जो भी उनका जो एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के अंदर में स्ट्रक्चर होता है, उससे अपनी वो लेजिटिमेसी लेता था। तो जब अगर वो रिलीजियस जो बंदा है वो अपनी लेजिटिमेसी उनसे खींच ले तो किंग इलेजिटिमेट हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि लोगों ने ये कहा, यूरोप में ये कहा गया कि ये जो डिवाइन सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है कि the right to rule, or that right to rule means the right to make laws and execute it and enforce it, is only because you are a king, and you are king not because people have accepted you, but because you have certain ordained, यानी कि आपको गॉड से ये परमिशन मिला हुआ है, आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है। तो भाई ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था। उसके बहुत से और भी एनालिसिस उसमें मैं नहीं जाता। तो यूरोप ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। यूरोप ने कहा कि यार ये लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट डिवाइन सोवरेनिटी से अगर हम चलेंगे तो हम हमेशा लड़ेंगे। प्रोटेस्टेंट कैथोलिक को मारेगा, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को मारेगा, रोमन एम्पायर जो अपने आप को कैथोलिसिज्म के नाम पे वो स्प्रेड करेगा, और इससे हमारे यहाँ पीस कभी नहीं आएगी सोसाइटी में। उन्होंने कहा कि हम हैं क्रिश्चियन, लेकिन उसमें भी हम प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स उसमें डिवाइड करेंगे और लड़ मर रहे हैं। तो उन्होंने ये अल्टीमेटली यही कहा कि अगर इस लड़ने मरने से बचने का एक तरीका, एक दूसरे के प्रति हेट्रेड का एक तरीका है, इसको कम करने का एक तरीका है कि हम जो रिलीजन है और जो गवर्नमेंट है उसको सेपरेट करें, चर्च को सेपरेट करें गवर्नमेंट से। सेपरेट करने का मतलब कि लेजिटिमेसी कैसे आएगी? आप सेपरेट ऐसे नहीं कर देते हैं कि भाई वो अलग हो गई, वो दोनों अलग ही अलग थे। कि ये जो सेपरेशन है इसको लोग एक्सप्लेन नहीं करते, कहते सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द स्टेट। भाई वो सेपरेशन क्या है? वो सेपरेशन है लेजिटिमेसी, सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी। यानी स्टेट विल नो मोर डिराइव इट्स लेजिटिमेसी फ्रॉम द चर्च। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। द लेजिटिमेसी वुड नाउ बी ड्रॉन फ्रॉम द पीपल, बिकॉज जब आपने कह दिया कि हम अपनी लेजिटिमेसी चर्चेस से नहीं ले रहे, तो क्वेश्चन भी कहां से ले रहे हैं भैया? कौन दे रहा है आपको ये लेजिटिमेसी? तो उसका आंसर आया कि ये लेजिटिमेसी हम लोगों से लेंगे। इसको कहा गया डिवाइन सॉवरेनिटी का शिफ्ट पॉपुलर सॉवरेनिटी पे, यानी लोग सॉवरेन हैं, और यहां से जन्म होता है कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटीज का। लोग, जब तक आप ये नहीं करेंगे सर, तब तक कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटीज नहीं आएंगी। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलरिज्म। जैसे ग्रेविटी इज स्पेस एंड टाइम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलरिज्म। आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप सेक्युलर है, और अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है और आप लिख रहे हैं कि हम रिलीजियस थियोलॉजिकल हमारी सोर्सेज है, तो आप सेक्युलर नहीं। आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ, उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन करें, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई जरूरी नहीं है रिटन डॉक्यूमेंट हो। यूरोपियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म ये रहा सर। इसके लिए चर्च का होना प्री कंडीशन है। अब आते हैं हम इंडिया के ऊपर। क्या इंडिया में सेक्युलरिज्म नहीं है? पहली बात कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म कभी वर्ड था ही नहीं। 1976 में जोड़ा गया इसको। उसके पहले वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म था ही नहीं। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, किसी भी यूरोपियन या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि हम सेक्युलर हैं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ। सेक्युलर स्टेट नहीं होता सर, सेक्युलर टेरिटरी नहीं होती सर, सेक्युलर लोग होते हैं। ये बात समझनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट सेक्युलर तब हो पाएगी जब वो वोट सबसे मांगने जा रही है और हर वोट की एक इक्वल है, हर वोट एक समान है, उसकी उतनी ही वेटेज है। ये नहीं हो सकता किसी भी थियोलॉजिकल सोसाइटी में। जैसे अगर आप कुरान को कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, जो कि सऊदी अरबिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लिखा है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कि कुरान इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज ट्रू, बिकॉज कि वो जो रिलीजियस रिवोल्यूशन है वो उसी सोसाइटी के लिए उसके हिसाब से लायक है, तो वो उनके यहाँ फिट बैठता है। उनका कुरान इज इंडीड दिस थिंग। जैसे जूश है इजराइल, उसका कॉन्स्टिट्यूशन वो कहते हैं कि वो ओल्ड बाइबल है, यानी ओल्ड टेस्टामेंट है। इंडिया में सेक्युलरिज्म जो है वो इंडिया में पहली बात जो ये पैट्रियार्किकल फेथ है, जिसको 3 पैट्रियार्क्स का फेथ, अब्राहम, मोसेस, जो इनका फेथ है, तो इंडिया में कभी नहीं था। इंडिया में कोड ऑफ कंडक्ट कभी नहीं था। इंडिया में सेक्युलरिज्म की न जरूरत तब थी न आज है। इंडिया में ऐसा बात नहीं कि समस्याएं नहीं है, बहुत समस्याएं हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उनको फेस करना पड़ेगा।
लेकिन इंडिया में सेक्युलरिज्म की जरूरत नहीं थी कभी। इंडिया रिलीजन के नाम पे कभी किसी का परसिक्यूशन नहीं किया, ना उनको ये पता है। जैसे मैं जब किसी से मिलता हूं तो मेरे दिमाग में नहीं आता कि इसका रिलीजन क्या है, मेरे दिमाग में आता है इज एन इंडिविजुअल। यूरोप ने ये बात बहुत बाद में सीखी, हमारे यहाँ वेदों में ये बात पहले कह दी गई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो उसमें लिखा वो सब बातें, लेकिन ये पॉलिटिकल आइडिया पहले कह दी गई थी। यूरोप जब इंडिया में आया, जैसे मेरे प्रोफेसर साहब हैं यहाँ पे जर्मनी में पीएचडी में, वो ये बात एक्नॉलेज करते हैं कि हमने ऑल्टरनेटिव जो फिलोसफी, बिकॉज जर्मन्स आर फेमस फॉर देयर फिलोसफी, उन्होंने कहा हमने अपनी ऑल्टरनेटिव फिलोसफी इंडिया से सीखी है। सो इंडियन फिलोसफी में रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तेरा गॉड, मेरा गॉड, मैं सुपीरियर गॉड, बाकी गलत गॉड, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था भाई। जब ये कॉन्सेप्ट नहीं तो सेक्युलरिज्म क्यों चाहिए हमें? हमारे यहाँ कह रहे हैं एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती, एक सत्य है, उसको पाने के तरीके अलग है। उसमें इस्लाम आ गया, क्रिश्चियनिटी आ गया, मॉर्मन आ गया, जूस आ गया, सब आ गए उसमें। अब अगर आप ये कहें कि हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म नहीं है क्योंकि हम मुसलमान से नफरत करते हैं, भाई मुसलमान से नफरत करने का मतलब क्या? किसी इंडिविजुअल अगर वो बताएगा नहीं कि मुसलमान है तो हमें पता भी नहीं चलेगा, तो हम मुसलमान से नफरत क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ये कहता है देयर इज वन गॉड, ऑल अदर गॉड्स आर रॉन्ग, और उसके अलावा किसी की पूजा करना वो है? तो इस हिसाब से तो मुझे क्रिश्चियन से भी नफरत करनी चाहिए, और सबसे ज्यादा तो मुझे जूस से नफरत करना चाहिए। इंडिया में आप एक अजीब सा फिनोमिना पाएंगे, अजीब सा फिनोमिना, कि वो जर्मनी से भी प्यार करते हैं और वो इजराइल से भी प्यार करते हैं। वो जब वो अटैक करते हैं, जब मैंने पैलेस्टाइन की स्टडी करी है और मेरी जो रिसर्च का मतलब है से मैंने ये पाया कि मैं पाता हूं कि इजरायली जो पैलेस्टीनियन कॉज है वो जस्टिफाइड है। पैलेस्टीनियंस के साथ जातियां की गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके जमीन पे आके, अब आपने 2-2.5 साल पहले कोई किताब थी, आप जा चुके थे 2,000-2.5 साल पहले से, आप निकल चुके थे सोसाइटी से, अब आप वापस आ गए। अब आप वापस आए तो वहां कोई बैरन लैंड तो था नहीं, आपको लोगों को हटाना पड़ता वहां से। तो टू स्टेट सोल्यूशन का तरफ उसमें हम बाद में बात करेंगे। तो मेरा ये मतलब है कि इंडिया में सेक्युलरिज्म न कभी प्रॉब्लम में था न कभी है, क्योंकि ये आवाज सिर्फ मुसलमान उठाते हैं कि इंडिया में सेक्युलरिज्म खतरे में है, क्योंकि वो ये देखता है कि इंडियन लैंड जो है ना, ये तुम्हारा नहीं है, ये अल्लाह मियाँ ने बनाया है, तो ये मेरा है। जबकि ये जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे गवर्नेंस का मतलब है इनहेरिटेंस, क्योंकि तुम सदियों से रहते आए हो इसलिए ये तुम्हारा है, और ये इसलिए तुमको एक लोकल गवर्नमेंट का राइट दिया जाता है जिसको सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं, कि आप वहां पे सदियों से रहते आए हैं, आप उसको गवर्न कीजिए। इसीलिए डीकोलोनाइजेशन किया गया, इसीलिए ये सारी जो एम्पायर सिस्टम थी इसको डीलिजिटिमाइज कर दिया गया, कि जो जहां पे सदियों से उसका ग्रोथ हुआ है उसको वो बने। अब इंडिया में सर दिक्कत ये हुई कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आप पावर कह लें, लेजिटिमेसी ऑफ पावर कह लें, कहां से आती है इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कह लें। इंडिया में समस्या यह है कि इंडिया में 4 कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जिस्ट करते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो मुस्लिम जिसको सब्सक्राइब करते हैं कि इंडिया तो कुछ था ही नहीं, जो भी बना मुगलों ने बनाया। तो इंडिया की जो लेजिटिमेसी ऑफ पावर है आज की डेट में, जो ट्रांसफर ऑफ पावर ब्रिटेन ने किया है, वो बेसिकली मुगलों से शुरू होती है। जो थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल है, क्रिएशन ऑफ एनर्जी इज नॉट पॉसिबल नॉर नीदर कंस्ट्रक्शन नॉट डिस्ट्रक्शन, वो मानते हैं मुगलों ने इंडिया को इंडिया बनाया। तो जो लेजिटिमेट पावर ऑफ जो है, जो क्रिएशन हुई है पॉलिटिकल पावर, वो मुगलों की थी। मुगलों ने अंग्रेजों ने मुगलों से ली, और उसके बाद अब अंग्रेजों ने जो जो हमें दिया है पावर इंडियंस को, वो गलत दिया, वो मुसलमानों को मिलना चाहिए था। ये उनकी थ्योरी है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में कहते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वेदा है, जिससे मैं सब्सक्राइब करता हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेदा। वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होते रहते हैं दुनिया भर में, जैसे जर्मनी में वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन था, अब नया कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ और साल बाद कुछ और आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ सोशल डॉक्यूमेंट। अब कई कंट्रीज में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो कंट्रीज अपने आप को सोशली, उनके पॉलिटिकल सिस्टम और सोशल सिस्टम में कोई वो नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। तो अब इंडिया में सेक्युलरिज्म है कि नहीं है? कैसे नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी ये कहता है कि भाई मुस्लिम्स जो हैं वो सेकंड ग्रेड सिटीजन है? सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप नरेंद्र मोदी ने दी है, सबसे ज्यादा मुस्लिम्स को स्कॉलरशिप नरेंद्र मोदी ने दी है। मेरा तो इस बात से भी उनसे इख्तलाफ है, क्यों आप दे रहे हैं किसी को कि वो मुसलमान है इसलिए? नहीं दीजिए। वो इंडियन है, गरीब है, उसको दीजिए। उसकी धर्म जात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप एक मुस्लिम माइनॉरिटी, इंडिया माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया में कोई भी ऐसी प्रिंसिपल नहीं है जहां की माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट हो। इंडिया एक सिटीजनशिप बेस्ड कंट्री है जहां पे एवरीवन हैज सेम राइट, सेम ऑब्लिगेशंस। तो मुसलमान जो कहता है, जब इंडिया में सेक्युलरिज्म का मतलब है कि प्रो मुस्लिम होना, कि मुस्लिम्स की ये वन साइडेड हो,
मुस्लिम अस्सलाम वालेकुम कहे, आप नमस्ते ना कहे। हम अगर दो हिंदू मिलेंगे तो नमस्ते कहेंगे, लेकिन जब एक हिंदू दूसरे मुसलमान से मिलेगा तो वो अस्सलाम वालेकुम कहेगा, या अगर वो नमस्ते कहता है तो उधर से नमस्ते का जवाब नहीं आएगा। इस सब कन्वर्टेड कॉन्सेप्ट को, जैसे मैं अगर हूँ इंडियन और मैं जाता हूँ सऊदी अरेबिया, पैलेस्टाइन, इजराइल, अब मैं वहां के लोगों से मिलता हूँ, उनको नहीं पता नमस्ते, मैं उनको सलाम वालेकुम कहूंगा। ये ग्रीटिंग है, ये उनकी ट्रेडिशनल ग्रीटिंग है, इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। शलोम जो है ये सलाम, उस एरिया में हिब्रू और जो अरेबिक लैंग्वेज है, ये दोनों सिस्टर लैंग्वेज हैं। तो मेरे कहने का सिंपल ये मतलब है, इंडिया में कभी भी सेक्युलरिज्म की प्रॉब्लम नहीं थी, ना होगी। हाँ, इंडिया एक हिंदू राष्ट्र है, ये सच है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है कि यहाँ पे सैकड़ों सालों से ये लोग रह रहे थे जिनकी एक लाइफस्टाइल है। वो अपने आप को हिंदू कह लें, भारतीय कह लें, जो कह लें, वो अलग मुद्दा है। उसमें कुछ लोगों ने अपनी पूजा पद्धति चेंज कर ली है, वो अब नहीं मानते किसी मूर्ति को, वो एक अल्लाह को मानते, ये उनकी मर्जी है, माने बिल्कुल, वो मैं भी उनके साथ मस्जिद में जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कहना कि इंडिया में कोई लोकल लोग नहीं थे, सब बाहर के आए हुए हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे सर। इंडिया में मुगलों को, चूंकि मुगलों को लोग कहते हैं ये तो आताताई थे, ये आतंकी बाहर से आए थे, इन्वेडर्स थे। तो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम, वो कहता है अंग्रेज कॉलोनाइजर था मगर मुगल अपना था। अंग्रेज कॉलोनाइजर है, मुगल अपना है। अब मैं ये समझ नहीं पाता कि भाई या तो अंग्रेज भी अपना है या तो मुगल भी अपना है। दोनों ये नहीं हो सकता कि अंग्रेज अपना मुगल अपने, एक कॉलोनाइजर है और एक जो है वो पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, उसमें फर्क ये करते हैं लोग कि अंग्रेज जो थे वो सेटल नहीं हुए यहाँ पे आके, और मुगलों ने यहाँ पे घर बनाए अपने, वो सेटल हो गए, वो इंडियन हो गए। तो दैट इज द डिफरेंस। कौन सेटल हुआ सर? बाबर तो अफगानिस्तान में जाके मरा। 3 या 4 लोग जिन्होंने, वो राजा रहे, वो यहाँ मर गए। पूरा उज्बेकिस्तान उठ के आ गया था क्या? पूरे के पूरे लोग आ गए थे यहाँ सेटल होने के लिए? ऐसा तो नहीं था। सेटल होने का मतलब सर, सेटल होने का बाबर तो है, बाबर तो आई थिंक ही डाइड इन आगरा, ऑल्दो ही वाज बेरिड इन काबुल। लेकिन उसके बाद जो है, that I should not be buried in India, that's what I'm saying. लेकिन क्या काबुल एक वक्त में इंडिया का हिस्सा नहीं था? करेक्ट, इंडिया का, ग्रेटर इंडिया का इंडिया था वो, करेक्ट। जो कांधार है वो ग्रेटर इंडिया का पार्ट था। जो जैसे महाभारत में पढ़े तो जो रानी थी उनकी, क्या नाम है, धृतराष्ट्र की जो वाइफ थी गांधारी, वो गांधार से, जिसको आप प्रेजेंट डे गांधार कहते हैं। यस, इट वाज अ पार्ट ऑफ, जिसको आप अखंड भारत कहते हैं। मैं अपने पाकिस्तानी दोस्त से अक्सर कहता हूं कि हम भी अखंड भारत चाहते हैं, आप भी अखंड भारत चाहते हैं। तो आप अखंड भारत चाहते हैं क्योंकि आप परचमें हिलाली फैलाना चाहते हैं। यूनाइट तो दोनों ही होना चाहते हैं सर। उस यूनिटी का फॉर्म दूसरा है। एक कह रहा है कि हम सब्जे परचम फैलाएंगे, दूसरा कहेगा हम अपनी एंशियंट लाइफस्टाइल को वापस लाएंगे। बस, यूनाइट दोनों होना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव सेम है, उस ऑब्जेक्टिव के मीन्स में अंतर है सर। इतनी तो मैं आपको बात कर देता हूँ। अच्छा, मैं आपको जो चीज बता रहा हूं, अब इंडिया में ये जो है कि मुगल आके सेटल हो गए। सेटल होने का मतलब क्या होता है भाई? आपने इंडियन लैंग्वेज को अपनाया। जैसे मैं जर्मनी में आके सेटल हो गया, मैं जर्मनी में मर जाऊं, इज इट इनफ टू मेक मी जर्मन? मैं जर्मनी में हूं, क्या जर्मन मुझे आके मान लेंगे क्योंकि मैंने यहाँ की किसी जर्मन लड़की से शादी कर ली और मैंने उस जर्मन लड़की से कहा कि अब तुम इंडियन स्टाइल से रहो, तुम साड़ी पहनो, तुम सिंदूर लगाओ, तुम बैंगल बनाओ, और तुम ये करो, और तुम अब हमसे पर्शियन में बात करो। हमारे बच्चे जो होंगे वो हिंदी बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे जर्मन। डज दैट मेक मी जर्मन? मैं जर्मन कब कहलाऊंगा? जब मैं जर्मनी में आके अपनी सारी जो पुरानी आइडेंटिटी है छोड़ दूं, मैं जर्मन लैंग्वेज अडॉप्ट करूं, जर्मन कल्चर अडॉप्ट करूं, जर्मन लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करूं, जर्मन बिहेवियर को अडॉप्ट करूं, तब सेटलमेंट होगी सर। वरना ये सेटलमेंट, जो ये कहते हैं कि मुगल सेटलमेंट सेटल हो गए, तो उनको इजराइल को मान लेना चाहिए क्योंकि जूस वहां सेटल हो गए। जूस बाहर से आए मगर वहीं सेटल हो गए ना अब तो वो। तो अगर आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि मुगल बाहर से आके वहीं सेटल हो गए एंड दैट मेक्स देम इंडियन, तो बाय दैट प्रिंसिपल 3-4 जनरेशन से तो इजराइलीज वहां आकर के, जो जूस है यूरोप के जो वहां आके बसे हुए हैं, दैट मेक्स देम इजराइली। आप एक्सेप्ट कर लीजिए उनको। उस पे एतराज ये आता है कि उन्होंने, जो लोकल लोग थे वहां पे पहले से रह रहे थे, उनको डिस्प्लेस किया। तो मुगलों ने कौन सा आकर के डिस्प्लेस नहीं किया? वो भी वहां के लोकल राजाओं को मार के ही तो बने। मुगल कोई पॉलिटिकल सिस्टम लेके तो नहीं आते अपने पास। जैसे मैं आपको कभी बताऊंगा जो कॉलोनाइजेशन है, कि कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस क्या था। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट से पहले
थी आपका रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पहले रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आई यूके में, फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आई, और यही पॉलिटिकल सिस्टम वो इंडिया में लगा रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो हुआ वो जो अंग्रेज वहां सीखते थे वो यहाँ आकर के लगाते थे, यही चीज किया उन्होंने। उनको भी नहीं पता था कि पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है। पॉइंट ये है सर कि ये जो कहते हैं कि भाई आके बस गए और हम यही मर गए, एंड दैट मेक्स मी इंडियन। उन्होंने न तो इंडियन लैंग्वेज को अडॉप्ट करा, इंडियन मंदिरों को तोड़ा, पूजा स्थलों को तोड़ा, ये तो डॉक्यूमेंटेड है, इसको तो आप नहीं झुटला सकते। जैसे जो मंदिर अभी काशी विश्वनाथ, मैं बनारस में पैदा हुआ हूं, मुझे पता है, आप उस मस्जिद में जाए वो टूटा हुआ है, उसका एक एरिया में मंदिर है, उसी मंदिर के ऊपर मस्जिद खड़ी कर दी है, और हम उसको देख के बड़े हुए हैं, वो हमें दुख पहुंचाता है, लेकिन हम बोलते नहीं है, क्योंकि हमें ये बता दिया गया कि अगर आपको सेक्युलर बनना है तो इसको एक्सेप्ट करना। भाई मैं आई लव मुस्लिम, आई लव इस्लाम, मैं मॉस्क में जाता हूँ, मैं इज्जत करता हूँ, मैं ईद मनाता हूँ, मगर ये मतलब नहीं है कि मैं झूठ बोलना शुरू कर दूं कि नहीं नहीं कभी कोई अत्याचार नहीं हुए। भाई आप किताबें जो लिख रहे हैं उससे सोसाइटी की फीलिंग का नहीं रिफ्लेक्शन आ रहा है। सोसाइटी जानती है कि हमारे मंदिर तोड़े गए, हमें मारा गया हिंदू होने के नाते। अब ये भी मैंने पाकिस्तानी से सुना कि नहीं ये तो सूफियों ने मुसलमान इस्लाम फैलाया, और मैं ये भी सुनता हूँ कि हिंदू कुछ का नाम हिंदू कुछ इसलिए कि हमने हिंदुओं की गर्दनें काट दी। तो आपने मारा भी और आपने फैलाया भी प्यार से, ये दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकती सर। अब आपको मैं बताता हूं इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में जैसे मैंने कहा ना चार कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मुगल वाज द वन हु क्रिएटेड पॉलिटिकल सिस्टम, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो थोड़ा सा लिबरल है, नहीं ब्रिटिश वाज द वन हु यूनाइटेड इंडिया एंड क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा जो मैं हूं जो कहता हूं ना 16 महाजनपद और ये सब बहुत पहले से थे, इंडिया वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है वो वेदा है, और उसके पहले भी वो कई समय से वो चल रहा हुआ। इंडिया का मतलब कौन अपने आप को इंडियन कहलाना शुरू किया। अच्छा, अब ये प्रूफ करने के लिए कि मुगल इज इंडियन, इंडियन जो ऑथर्स हैं, कम्युनिस्ट ऑथर्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक थ्योरी ऑफ आर्यन इन्वेजन लेके आए। तो उन्होंने कह दिया कि दलित जो हैं वो यहाँ के नेटिव इंडियन है और बाकी सब तो हम सेंट्रल एशिया से आए हैं। अच्छा, अब मेरी बात ये नहीं आती कि कोई सोसाइटी में दलित तभी हो सकता है जब वो वैदिक सिस्टम का पार्ट हो। आप दलित तभी, जैसे पाकिस्तान में कोई दलित या शूद्र जिसको कहते हैं वो नहीं हो सकता, हालांकि वो कॉन्सेप्ट गलत है, लेकिन हम उस पर भी आते हैं। दलित आप तभी होंगे जब आप वैदिक सिस्टम का पार्ट हो। तो आप ये कह रहे हो कि वैदिक सिस्टम आर्यन लेके आए, लेकिन यहाँ पे दलित पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, ये क्या बकवास है। क्योंकि उन दलित में भी ब्राह्मण है, क्योंकि साउथ इंडिया में भी ब्राह्मण एग्जिस्ट करते हैं, साउथ इंडिया में भी नॉन ब्राह्मण एग्जिस्ट करते हैं। तो उन्होंने ये जस्टिफाई करने के लिए, जब एक लोकल इंडियन कहता था कि ये मुगल तो बाहर से आए हैं, इन्वेडर है, तो वो कहते तुम भी इन्वेडर हो, तुम भी आए हो, तुम ये अंतर ये कि ये 400 साल पहले आए, तुम 2500 साल पहले आए। ये थ्योरी कर दी उन्होंने आर्यन इन्वेजन की, कि सब बाहर से आए। यहाँ पे जो नॉर्थ इंडियन है वो सब बाहर से, क्योंकि ये थोड़े से देखने में इनका रंग भूरा उड़ा है, काले तो हम सब हैं। तो ये थ्योरी जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो, रियलिटी से आप दूर हो। क्योंकि अगर हम बाहर से आए हैं तो आप एक तमिल का वो पढ़िए जो उसका लिंगुअल स्क्रिप्ट है, वो बोलता है क ख ग घ अंगा। बंगाली का पढ़िए, वो बोलता है क ख ग घ अंगा। आप किसी तेलुगु का पढ़िए, वो बोलता है क ख ग घ अंगा। हिंदी का पढ़िए क ख ग घ अंगा। आप संस्कृत का पढ़िए क ख ग घ अंगा। आप उर्दू का पढ़िए अलिफ बे ते से। आप रोमन पढ़िए ABC। तो अगर ये लोकल बाहर से आए थे तो उनकी लैंग्वेज पहले कोएक्सिस्ट करनी थी, उसमें क ख ग घ कैसे आ गया? क्या सेंट्रल एशिया के जो लैंग्वेज है उनका जो लेटर्स है वो क ख ग घ है? झूठ बोलने की हद होती है। आप इंडियन ये डिनाई करना चाहते हो कि कोई लोकल इंडियन था ही नहीं कभी। कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री कर रहे हो, थ्योरी कर रहे हो, लोगों को पागल बना रहे हो आप, सिर्फ इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि मुगल्स वर द लेजिटिमेट रूलर। मुगल्स वर नॉट। तो आप अभिषेक जी इसको नहीं मानते कि बहुत सारे जो हिंदू हैं वो भी बाहर से आए? यू डोंट एग्री विद दैट? सर, बाहर से आने का क्या मतलब है? बाहर अगर आप देख लें, यहाँ पे एक रोमानिया करके ट्राइब है, रोमा ट्राइब, रोमानिया गलत बोल दिया, रोमा ट्राइब, जो बेसिकली 1500-2000 साल पहले इंडिया से निकले और आज भी यहाँ रहते हैं। इनको किसी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। जिप्सीज हैं जो, जिनको जिप्सीज भी है, कई नाम उनको दिए गए हैं। वो खाना बदोश की जिंदगी जीते हैं, वो इंडियंस हैं, 1500-2000 साल पहले माइग्रेट होकर के आगे। आज तक यूरोप में उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। हिटलर ने मारा, दुनिया भर के लोगों ने उनको मारा, जिप्सीज कह ले, रोमा कह ले, उनको जो भी नाम आप कह ले। तो कैसे फिर इंडिया में वो कैसे बस गए? यहाँ के लोग क्यों नहीं यूरोपियन बन गए? उनके फीचर्स क्यों नहीं चेंज हो गए? ये वन साइडेड कैसे चल रहा है कि लोग बाहर से तो इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया के लोग बाहर नहीं जा रहे? और ऐसे अगर आप एक ज्योग्राफिकल हिस्ट्री में जाएंगे कि जब आप नियोथेंड्रल्स थे और ह्यूमन ही नहीं थे, तो भाई तो फिर तो जो इवोल्यूशन हुआ तो अफ्रीका से आए सब।
ये बात नहीं है, बात ये कि सिविलाइजेशनल ब्रिंगिंग कब शुरू हुई, और जब सिविलाइजेशनल इवोल्यूशन कब शुरू हुआ? जब सिविलाइजेशनल इवोल्यूशन शुरू हुआ तो क्या डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट ह्यूमन सोसाइटीज में आके सिविलाइजेशन माना? क्या जो नॉर्थ इंडियन सिविलाइजेशन है वेस्टर्न इंडियन सिविलाइजेशन से अलग है? वो अंतर ये नहीं है, क्योंकि अच्छा। आपको मैंने प्रूफ दे दिया, आप उनके लैंग्वेज देखे। मैं मुझसे तमिल वाली लड़की, मेरी स्टूडेंट ने कहा, सर वी डोंट बिलीव वी इंडियंस आर सेम, वी आर साउथ इंडियन। मैंने कहा बेटा जरा अपना जिस तमिल लैंग्वेज पे तुम अपनी आइडेंटिटी को डिफरेंशिएट कर रही हो, जरा उसका सिलेबस सुनाओ हमको तो बाबू। एबीसीडी है क्या? अलिफ बेते से है क्या? बोली नहीं सर। मैंने कहा क्या फिर बेटा बोलना जरा। बोली सर क ख ग घ अंगा। मैंने कहा सेम इज इन इन हिंदी, इट्स क ख ग घ अंगा। ये कैसे हो गया सर कि जो बाद में आए तो किसने किसकी लैंग्वेज ली फिर? और ये अगर है तो फिर सेंट्रल एशिया के भी लोगों का लेटर तो कका गंगा होना चाहिए सर, ये तो नहीं है। पर्शिया में कका गंगा होना चाहिए तो नहीं है। देवनागरी स्क्रिप्ट होनी चाहिए तो नहीं है। या तमिलियन स्क्रिप्ट होनी चाहिए, वो तो नहीं है। चलिए देवनागरी होनी चाहिए क्योंकि नॉर्थ वाले देवनागरी यूज करते, वो तो नहीं है भाई किसी भी सेंट्रल एशियन में या फारस में। ये बेकार के कंस्ट्रक्शन है जस्ट टू प्रूव वन थिंग। जो मैं, चूंकि जब मैं पढ़ता हूं, मैं आई एम द वन हु क्रिएट द नॉलेज, आई एम नॉट द वन हु सब्सक्राइब टू द नॉलेज। जब मैं क्रिएशन ऑफ नॉलेज पे जाता हूं तो मुझे पता होता है कोई लिख रहा है तो उसकी मोटिव क्या है। क्योंकि 90% जनता जो है ना वो वही है जो कि वी नीड, वी आर, वो कहते हैं ना क्रिश्चियनिटी में, वी आर लैम्स, वी नीड अ शेफर्ड। तो एक शेफर्ड चाहिए इन लैम्स को हाँकने के लिए। तो वो काम किया कि इंडिया में मुगलों को जस्टिफाई करने के लिए आर्यन इन्वेजन थ्योरी गढ़ी, और यही थ्योरी अंग्रेजों ने गढ़ी टू जस्टिफाई देयर कॉलोनियल रूल, कि तुम भी बाहर से आए हो, हम बाहर से नहीं आए हैं। तुम, अगर तुम्हारा डाउट ये है कि हमारी लेजिटिमेसी इज इन क्वेश्चन टू रूल यू बिकॉज वी आर एन आउटसाइडर, दैट मींस यू आर आल्सो एन आउटसाइडर। तुम 2000, 2000, 5000, 10,000, 15,000 साल पहले आए होगे, पर तुम भी बाहर के हो। ये प्रूव करने की कोशिश की गई, विच इज अ बोगस थ्योरी, बिकॉज कि आप इसको साइंटिफिकली नहीं प्रूव कर सकते। आप इसको सिर्फ थ्योरी के आधार पे कुछ भी लिख दें बिना क्रॉस चेक, क्रॉस एनालिसिस के।